हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मॉडल क्लासेस प्रो में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरण के प्रकार, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार और उत्प्रेरकों के प्रमुख गुण। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सभी टॉपिक को परिभाषा सहित उदाहरण देकर समझाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा बात जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की हम बिना देरी किए। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं उत्प्रेरण की परिभाषा। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं बाहर तथा संगठन की दृष्टि से अवर्तित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या कर मतलब है इसका, कि वह पदार्थ, ठीक है ना, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं। ठीक है ना, आप इस प्रकार लिखिए, परिवर्तित करना मतलब बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं परंतु स्वयं बाहर तथा संगठन की दृष्टि से अवर्तित रहते हैं। लेकिन स्वयं तो अवर्तित रहेंगे। ठीक है, ये अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे एम ओ हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है ना, क्या होता है, ये उत्प्रेरक होता है। जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है उसी को हम क्या कहते हैं, जो इस घटना जो होगी इसे हम उत्प्रेरण कहेंगे। ठीक है, ये होगा उत्प्रेरक हमारा। और ये घटना जो है इस अभिक्रिया को ये बढ़ाएगा, ये वाली अभिक्रिया जो हो रही है इस अभिक्रिया को बढ़ाए या घटाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस घटना को हम उत्प्रेरण कहेंगे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि उत्प्रेरक की परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया या वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, वे रासायनिक, ये मान लीजिए रासायनिक पदार्थ है, ये है जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है ना, ये क्या करेंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है या किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगी या घटाएगी। ठीक है ना, लेकिन बढ़ाएगी किसके उपस्थिति में, MO। ठीक है ना, ये क्या है, एक उत्प्रेरक होता है। ठीक है ना, जिसकी उपस्थिति में कराते हैं वो एक उत्प्रेरक होता है। मान लीजिए कि कोई हम लोग लेते हैं, जैसे कि कहते हैं कि इसके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश जो हमारा उत्प्रेरक होगा, आपने सुना होगा। ठीक है ना, और जैसे कि मतलब जिसके उपस्थिति में कराते हैं वो हमारा उत्प्रेरक होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, उत्प्रेरक। और जो ये घटना होगी, जो इससे घटना होगी, मतलब कहने का अर्थ है जो इधर इससे पदार्थ बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्प्रेरण कहलाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे उत्प्रेरक की परिभाषा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं उत्प्रेरण के प्रकार। अब देखिए उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए उत्प्रेरण जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है ना, आगे फिर और प्रकार बताएंगे, तो वो दूसरे प्रकार से वो क्रिया के आधार पे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण जब क्रियाकारक किसमें कौन है, ये क्या है, क्रियाकारक है। इधर का क्या है, हमारा क्रियाकारक है। ठीक है, और इधर का क्या है, ये क्रियाफल जो इधर बनता है उसको क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं बताइए, इसको अभिक्रिया, ये क्या होता है, हमारा क्रियाकारक होता है, और इधर जो है उत्पाद या क्रियाफल बनता है। और जो इसमें बीच में जो हमारा बताएं कि जो हमारा कार्य करने में जिसकी उपस्थिति में कराते हैं वो हमारा क्या उत्प्रेरक होता है। ठीक है ना, हमने बताया अभी पीछे। और जब इसे भी बताएंगे, जब क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्पाद जो है सामान्य प्रवस्था में होते हैं तो उसे हम जो होते हैं सामान्य प्रवस्था में होते हैं तो उसे हम समांगी मिश्रण को उत्प्रेरण कहते हैं। मतलब कहने का है, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो उस समय जब देखिए, कहने का मतलब है जब गैस और ये भी गैस, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी गैस है, मतलब सामान्य प्रवस्था में होते हैं सब कुछ, जो हमारा मतलब कि जो हमारा क्रियाकारक भी गैस मतलब ये ठोस मतलब सब कुछ अगर वह है तो वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जब क्रियाकारक, ये क्रियाकारक हो गया, इधर क्रियाफल बना, ये भी गैस और नाइट्रो जो हमारा उत्प्रेरक है वो भी गैस। तो कहने का मतलब है जब क्रियाकारक, क्रियाफल तथा उत्प्रेरक सामान्य प्रवस्था में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समांगी उत्प्रेरक जो है समझ गए, समांगी उत्प्रेरण जो है समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें जो है हम जानेंगे विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है।
तो बिस्मांगी उत्प्रेरण जब क्रियाकारक, क्रियाफल तथा उत्प्रेरक अलग अलग प्रावस्थाओं में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बिस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा क्रियाकारक है वो मान लीजिए कि हमारा गैस है, ठीक है ना, और जो इधर उत्पाद बनता है वो भी गैस है, लेकिन जिसके उपस्थिति में हम Fe या एमओ उत्प्रेरक लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन Fe तो आप लोग को पता है लोहा एक ठोस होता है, नहीं होता, ठोस होता है ना, इसलिए इसका जो उत्प्रेरक होगा वो तो प्रवस्था इसकी अलग हो गई, मतलब इसका मतलब है इसके प्रवस्था और एमओ भी एक ठोस है, ठीक है ना। तो इनकी प्रवस्थाएं जो होती अलग होती है, मतलब ये ठोस होते हैं, बाकी ये जो है इसमें गैस है, ठीक है ना। तो इसमें यही बोल रहा है कि जब क्रियाकारक हम Fe की उपस्थिति में यहाँ पे क्रिया कराएंगे, ठीक है ना, Fe की उपस्थिति में या एमओ की उपस्थिति में, तो इसे में जब क्रियाकारक, क्रियाफल तथा उत्प्रेरक अलग अलग प्रावस्थाओं में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बिस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग बिस्मांगी उत्प्रेरण समझ गए होंगे। और दूसरा उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। Fe जो है उत्प्रेरक है इसमें, इस वाली अभिक्रिया में, ठीक है ना, यहाँ पे रखेंगे Fe। तो Fe उत्प्रेरक है हमारा, तो इधर ठोस है, बाकी ये सभी गैस है, ठीक है। ये दूसरा उदाहरण भी आप लोग दे सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कार्य या क्रिया के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार, ठीक है ना। अब कोई पूछे उत्प्रेरण क्रिया या कार्य के आधार पर उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्प्रेरण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, क्रिया या कार्य के आधार पर। वो क्या थे, वो उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वो उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण, बिस्मांगी उत्प्रेरण। अब कार्य या क्रिया के आधार पर उत्प्रेरण जो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, मुख्य रूप से जो हमारे बुक में दिया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, ठीक है ना। अजैव उत्प्रेरक भी होता है, तो उससे मतलब नहीं, अभी सिर्फ क्रिया के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, स्व उत्प्रेरण क्या होता है, प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो देखिए धनात्मक उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग में वृद्धि करने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो, अगर उसके वेग में वृद्धि हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, इधर हम NO की उपस्थिति में जो है हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है हमारा, ठीक है, जिसी को हमको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो इसके वेग में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अब हम ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया। अब इस अभिक्रिया को, ये जो पूरी अभिक्रिया संपन्न हुई है, इसे हम धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे, ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। देखिए इधर उत्प्रेरण लगा हुआ ना, इसमें उत्प्रेरक है, ठीक है ना। अब ये जो अभिक्रिया बनेगी ना, इसी को हम धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे, पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, ठीक है ना, फिर इसी से ऋणात्मक उत्प्रेरण बन जाएगा। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले या घटाने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। तो अब इसमें आप लोग समझ गए हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, अब देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है हमारा, क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया हम किसकी उपस्थिति में, ग्लिसरॉल, ठीक है ना, एक क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जल बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसकी अभिक्रिया का जो है दर या वेग को क्या कर दिया, घटा दिया, कम कर दिया, ठीक है ना, जिसके कारण इसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए स्वतः उत्प्रेरण क्या होता है। स्वतः उत्प्रेरक, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें बनने वाला उत्पाद ही अभिक्रिया की गति को कम अथवा तेज करे अथवा परिवर्तित करे, तो ऐसे उत्पाद को स्वतः उत्प्रेरक तथा इस क्रिया को स्वतः उत्प्रेरण कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि पूरी अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया बनती जाएगी उसे उत्प्रेरण कहते जाएंगे, ठीक है। उत्प्रेरक रहेगा तो उत्प्रेरण बन जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें बनने वाला उत्पाद ही अभिक्रिया की गति को कम अथवा तेज करे, ठीक है, गति को क्या करे, तेज अथवा कम करे, तो परिवर्तित करे, तो ऐसे उत्पाद को ही हम स्वतः उत्पाद जो है उत्प्रेरक तथा इस क्रिया को स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं।
मान लीजिए कि हमने अभिक्रिया कराई, ठीक है, किसके उपस्थिति में है, H2O की उपस्थिति में, किसका, एथिल एसीटेट को। हमने क्या किया, एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से, अगर एथिल एसीटेट में मान लीजिए हम क्या बनाते हैं, जल मिलाते हैं तो अभिक्रिया होगी, तो एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए एक यहाँ पे एक जो है हम लोगों का कोई अभिक्रिया होती है तो फिर वो हमारा एथेनॉल बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है। तो सिंपली परिभाषा आप लोगों को लिखनी है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें बनने वाला उत्पाद ही अभिक्रिया की गति को कम अथवा बढ़ा देता है, तो और अथवा परिवर्तित कर देता है, सीधे सीधे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें बनने वाला उत्पाद ही अभिक्रिया की गति को कम अथवा तेज करे अथवा परिवर्तित करे, तो ऐसे उत्पाद को स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जो इधर उत्पाद बना है इसे ही हम स्वतः उत्प्रेरक कहेंगे, ठीक है ना। जो इधर हमारा अभिक्रिया होगी उसे हम स्वतः उत्प्रेरक कहेंगे। आशा करते हैं स्वतः उत्प्रेरक की आप लोग परिभाषा समझ गए होंगे। सिंपल ही परिभाषा है, बस उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा और इसकी परिभाषा आप लोग इसी से लिख लीजिए, बाकी आप लोग कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, नेट वगैरह, ठीक है ना, बुक से कहीं से भी बहुत अच्छे से मिल जाता है आप लोग सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है। तो प्रेरित उत्प्रेरण जब है, जब कोई एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को होने के लिए उत्प्रेरित करती है। मान लीजिए जब कोई एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को होने के लिए उत्प्रेरित करती है, मान लीजिए ये अभिक्रिया हुई, अब इसने कहा कि ये वाली अभिक्रिया भी हो जाए, इसने उत्प्रेरित कर दिया, ठीक है ना, हो तो ऐसे तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक और उसके इस गुण को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। मतलब देखिए हमने ये अभिक्रिया कराया, ठीक है ना। उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण कराने पर, अब ये सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड का जो है ऑक्सीकरण कराने पर हमने ऑक्सीकरण कराया तो इधर हमारा सोडियम सल्फेट बना। क्या बना, सोडियम सल्फेट बना, और सोडियम क्या बना, सल्फेट बना, ठीक है ना। जब सोडियम सल्फेट बना और ये तो हमारी अभिक्रिया नहीं हुई, ठीक है ना, मतलब ये अभिक्रिया भी हमारी पूरी नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, लेकिन सोडियम जो है आर्सेनाइड, अब सोडियम हमारा क्या है, आर्सेनाइड का हम क्या कराते हैं, फिर से ऑक्सीकरण, ये तो नहीं होगा, ये ऑक्सीकरण नहीं होगा, सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता, और आर्सेनाइड जब इसका जो है ऑक्सीकरण नहीं होता तब आर्सेनाइड को सोडियम सल्फाइड के साथ, अब सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम सल्फाइड के साथ क्या कराते हैं, के साथ मिलाकर ऑक्सीकरण कराते हैं। जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। कहने का मतलब है कि प्रेरित उत्प्रेरक जब कोई अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को होने के लिए प्रेरित करे तो उसे हम प्रेरित अभिक्रिया कहेंगे। मतलब ये हमने अभिक्रिया कराई सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण, जब हमने कराया तो ऑक्सीकरण कराया, फिर हमको पता चला कि हमें और दूसरी अभिक्रिया करानी है, किसके ऊपर से सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा, तो लेकिन ये अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर हम दोनों को लेके चलते हैं, सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण दोनों के साथ कराते हैं तो इनकी अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन इन दोनों की अभिक्रिया अलग अलग कराने पे नहीं होती है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण कराते हैं तो नहीं होती है। तो जब कोई एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के होने के लिए प्रेरित या उत्प्रेरित करे तो इसी अभिक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अभी और भी इसी में हम लोग खबर करेंगे अभी। अब देखिए उत्प्रेरकों के प्रमुख गुण के देखेंगे इसी में। देखिए आपने पढ़ा होगा उत्प्रेरक की उत्तेजक या वर्धक क्या होते हैं, ठीक है ना। ये पूछता है उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक के उत्तेजक, ये किसके अंतर्गत आते हैं, उत्प्रेरकों के प्रमुख गुण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, ठीक है ना, आपने पढ़ा है। अब चलिए इसी पे देख लेते हैं उत्प्रेरकों के वर्धक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, मतलब कहने का अर्थ है वे पदार्थ जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता या गति को बढ़ा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वर्धक कहेंगे। वर्धक मतलब बढ़ाना, ठीक है ना। उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक जो है इसी नाम से स्पष्ट है। तो वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे उसे हम वर्धक कहेंगे। इस क्रिया में जो है हम लोग एमओ वर्धक का काम करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है एमओ, ठीक है ना, इसको एमओ को जान लीजिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देखिए इसको क्या बोलते हैं, मोलिबेंडनम, ठीक है ना, मोलिबेंडनम इसको बोलते हैं। और इसी में हम लोग मान लीजिए उत्प्रेरक वर्धक के रूप में इसमें क्या लेते हैं, मोलिबेंडनम लेते हैं। तो ये है मान लीजिए उत्प्रेरक हमारा क्या कर रहा है,
उत्प्रेरक एफ ही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो हमारी मान लीजिए अपक्रिया कराते हैं यहाँ पे हमने वर्धक के रूप में हमने क्या लिया, एमओ ले लिया है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एफ ई उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं तो NH3 बनता है। मतलब इसने जो है एमओ जो उत्प्रेरक है हमारा, उसने क्या कर दिया, इस अपक्रिया की गति को बढ़ा दिया। इसे ही हम उत्प्रेरक वर्धक कहेंगे। हैबर विधि में अमोनिया निर्माण में हम जो है मोलिब्डेनम लेते हैं, ये तब उत्प्रेरक के रूप में हम वर्धक के रूप में कार्य में लेते हैं, ठीक है ना। उत्प्रेरक वर्धक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब चलिए इसमें देखते हैं उत्प्रेरक विष, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट या समाप्त कर देता है। कहने का मतलब जो उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देगा या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देगा तो उसे उत्प्रेरक विष कहेंगे, ठीक है, उत्प्रेरक विष कहेंगे। अब इस उत्प्रेरक विष के रूप में हम लेते हैं H2S + CO लेते हैं, ठीक है ना, H2S + CO लेते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक विष के रूप में। तो जब हम अपक्रिया कराते हैं उत्प्रेरक F ही रहेगा और जो है उत्प्रेरक विष जो है हमारा H2S + CO हमारा क्या है, उत्प्रेरक विष है। विष मतलब जो उत्प्रेरक वर्धक जो है हमारा एमओ है इसमें, और इसमें उत्प्रेरक विष क्या है, H2S + CO। अब क्रिया वही है पूरी सेम टू सेम, बस हमको उत्प्रेरक चेंज कर देना है, वर्धक के रूप में एमओ ले लेना है इसमें, और इसमें जो है विष के रूप में हमको ये ले लेना है। बस इतना ही आप लोग को लिखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। विष भी आप लोग समझ गए उत्प्रेरक विष के। अब इस वीडियो में हम लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखा है, तो एक बार फिर से आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिए, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने उत्प्रेरक की परिभाषा समझा दी, ठीक है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे अपक्रिया, और इसे में हमने उत्प्रेरण के प्रकार समझा दी कि 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, और इसी के साथ साथ हमने इनका उदाहरण भी दे दिया। अब कार्य या क्रिया के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार समझा दिया कि धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण जो हमारा क्रिया के आधार पर होते हैं, ठीक है, उत्प्रेरण के प्रकार। और इसी में हम लोग ने क्या देखा कि धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, परिभाषा सहित हमने बताया। और इसी पे हम लोग क्या बताएं कि उत्प्रेरकों का प्रमुख गुण पढ़ लिया कि उत्प्रेरक के जो है प्रमुख गुण हमने बताया है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, इसका हमने उदाहरण भी देख लिया। और इसी प्रकार उत्प्रेरक विष भी हमने इस वीडियो में जान लिया। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से।